हेलो एवरीवन। मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए सीटैट साइंस पेडागोजी की एक इम्पॉर्टेंट मैराथन वीडियो यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, जिसके अंदर हम एक सिंगल वीडियो के अंदर सभी साइंस पेडागोजी के इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और यदि आप सीटैट 8 फरवरी 2026 को टारगेट कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप कंप्लीट वॉच करिएगा। देखिएगा कि इस वीडियो को कंप्लीट होते होते आपके साइंस पेडागोजी के बेहद इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट होते हैं, जो कई बार आप लोगों को कंफ्यूज करते हैं, वे सभी आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मैंने आप लोगों के साथ इससे पहले बायोलॉजी और केमिस्ट्री की भी मैराथन सीरीज यहाँ पे शेयर कर दी है, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है। इसके अलावा मैं आप लोगों के साथ पेपर 2 मैथ्स का भी कंटेंट यहाँ पे शेयर करती हूँ। ये सभी कंटेंट आप लोगों को कमेंट सेक्शन में पिन फॉर्म में, यानी कि पहला कमेंट आपको मेरा मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, साथ ही आप लोगों के साइंस और मैथ्स से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है मैंने यहाँ पे शेयर की है। चाहे आप कंटेंट को सर्च कर रहे हैं, चाहे आप यहाँ पे पेडागोजी को सर्च कर रहे हैं, सभी चीज़ें आपको वहाँ पे अवेलेबल होंगी। आप उन वीडियोज़ को यहाँ पे देखिए, अपनी तैयारी को आप बूस्ट करिए। इसके अलावा लास्ट मोमेंट में अगर आप इतना ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं करना चाहते, 2 घंटे की 2.5 घंटे की वीडियो यहाँ पे नहीं देखना चाहते, तो आप लोग चाहें तो यहाँ पे फाइनल रिवीजन के लिए मेरे थ्रू बनाए गए हैंड रिटन नोट्स यहाँ पे परचेज कर सकते हैं, जिसके अंदर आप लोगों को हैंड रिटन फॉर्म में एनसीईआरटी का कंटेंट, जो कि स्पेशली सीटैट पेपर 2 मैथ साइंस स्पेसिफिक यहाँ पे बनाया गया है, पेडागोजी के शॉर्ट ट्रिक्स, उसके यहाँ पे क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होंगी। आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, जिसमें डिटेल और डेमो आपको मिल जाएगा। बहुत कम अमाउंट में आपको पेपर 2 का कंप्लीट कंटेंट यहाँ पे आपको अवेलेबल होगा। आप इन नोट्स को भी परचेज करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। अब चलिए आज का इंपॉर्टेंट सेशन यहाँ पे शुरू करते हैं। अगर मैं पूछूं आपसे कि हमें यहाँ पे कंटेंट के साथ सभी सब्जेक्ट की पेडागोजी क्यों पढ़ाई जाती है, तो बेसिकली आपको पेडागोजी से ये पता चलता है कि आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को एज अ टीचर किस तरीके से क्लासरूम में पढ़ाएंगे। और अगर आप एक टीचर है तो आपका वो एटीट्यूड क्या होना चाहिए। अगर आप एक मैथ्स टीचर हैं तो आपको किस अप्रोच को यहाँ पे फॉलो करना है। अगर आप साइंस टीचर है तो किस अप्रोच को फॉलो करेंगे। अगर आप एक सोशल साइंस के टीचर है तो किस अप्रोच को फॉलो करेंगे। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमारे सब्जेक्ट के साथ साथ 10 मैथ्स की पेडागोजी जो है बनाई गई है। अब अगर हम यहाँ पे, क्योंकि साइंस पेडागोजी को अभी हम डील कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि साइंस है क्या और साइंस की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। तो देखिए, साइंस जो वर्ड है एक यहाँ पे वर्ड से डिराइव हुआ है, जो कि क्या है, जो कि यहाँ पे साइंटिया। अब साइंटिया वर्ड का मतलब क्या है? साइंटिया शब्द का मतलब है नॉलेज, यानी कि ज्ञान। ये सब्जेक्ट का ही मीनिंग क्या है? ज्ञान है, यानी कि नॉलेज है। आप नॉलेज को इम्पार्ट कर रहे हो, किसी चीज को आप सीख रहे हो। नोइंग यानी कि किसी चीज को समझने की प्रक्रिया जो है, यही आपकी क्या होती है? यही आपकी है यहाँ पे साइंस। अब अगर हम साइंस को देखें तो साइंस एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट माना जाता है, एक ऐसा साधन माना जाता है जिससे आप सोशल चेंजेस कर सकते हो। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। आप देखिए, साइंस और सोसाइटी को यहाँ पे लिंक किया गया है। कई सारे आपको ऐसे ऑप्शन मिलेंगे कि साइंस का जो साइंटिफिक टेम्पर है या साइंटिफिक एटीट्यूड का हमारे कल्चर और सोसाइटी के साथ कोई लिंक नहीं होता। वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि साइंस की अगर हम एक डेफिनेशन देखें, एक बेसिक फैक्ट देखें, तो यहीं से हमें ये चीज क्लियर हो रहा है कि साइंस क्या है, विज्ञान क्या है। एक ऐसा साधन है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप क्या कर सकते हो, जिससे आप सोशल चेंज कर सकते हो, जिससे आप सोसाइटी में यहाँ पे परिवर्तन ला सकते हो। इसके अलावा हमें यहाँ पे विज्ञान के बारे में और क्या बता रखा है? यहाँ पे साइंस के बारे में हमें बता रखा है कि साइंस जो सब्जेक्ट है, विज्ञान जो विषय है, ये क्या है? एक एक्सटेंडेड बॉडी है किसकी? नॉलेज की, यानी कि ज्ञान का एक विस्तृत भंडार यहाँ पे माना जाता है। अगर आप किसी भी चीज को जानना चाहो, समझना चाहो, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, एक डायनेमिक प्रोसेस है जो साइंस के अंदर हम लोगों को देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने क्या है कि साइंस क्या है, विज्ञान क्या है? यहाँ पर सोशल एंडेवर है, यानी कि सामाजिक उद्गम है। मींस इसका मतलब क्या है?
एक पर्पसफुल एफर्ट है जो कि हम किसके लिए लगा रहे हैं, जो कि हम अपने सोसाइटी के लिए लगा रहे हैं। जैसा मैंने ऊपर आप लोगों को ये चीज़ बताया कि साइंस से रिलेट करके आपसे पूछा जाएगा कि साइंस का यहाँ पे हमारे कल्चर या सोसाइटी का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होता हमारे साइंस विषय पे, तो ये गलत है। हमारे कल्चर और हमारे यहाँ पे सोसाइटी का विज्ञान में सीधा सीधा इन्फ्लुएंस होता है, और कहीं ना कहीं विज्ञान को ही हम यहाँ पे एक साधन मानते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट मानते हैं, जिससे हम क्या कर सके, जिससे हम यहाँ पे सोशल चेंजेस ला सके। तो ये मैं मानूंगी कि ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। अब देखिए, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे हम चाह रहे हैं कि हर जगह हम आईसीटी का यूज करें। तो यहाँ पे हम लोगों के सामने एक इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे डिराइव हुआ है साइंस सब्जेक्ट को लेके, कि साइंस के अंदर जो हम लोगों को बच्चों को करियर यहाँ पे प्रोवाइड करना है, वो हमें स्टेम करियर यहाँ पे प्रोवाइड करना है। अब ये स्टेम करियर का मतलब क्या है? स्टेम में एस जो है यहाँ पे साइंस से आपका रिलेट करेगा, यानी कि विज्ञान से रिलेट करेगा। टी जो है ये आपका टेक्नोलॉजी से रिलेट करेगा। इसके अलावा ई जो है यहाँ पे इंजीनियरिंग से रिलेट करेगा, और एम जो है यहाँ पे मैथमेटिक्स से रिलेट करेगा। तो हम लोगों को ये बताया गया है कि हम जो अपने स्टूडेंट को यहाँ पे तैयार कर रहे हैं वो फ्यूचरिस्टिक पर्पस के लिए तैयार कर रहे हैं, और साथ ही साथ बच्चों का जो करियर होगा एक पर्टिकुलर लिमिट में यहाँ पे नहीं होना चाहिए। हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को स्टेम अप्रोच से बच्चों को कराना है, यानी कि विज्ञान से संबंधित चीज़ें तो आपको करानी है, साथ ही आपको रिसर्च टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें भी करानी है, इंजीनियरिंग से रिलेटेड चीज़ें और मैथमेटिकल थॉट बच्चे के अंदर डलवाने हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है, एनी वन कैन लर्न। अब आप लोगों का जो सीटेट का अगर आप प्रीवियस पेपर देखोगे तो यहाँ पे आप लोगों का एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो स्टेम करियर होता है ये आप लोगों का बॉयज़ के लिए ज़्यादा सुटेबल है एज कंपेयर टू गर्ल्स। तो देखिए, स्टेम करियर जो है वो आपका जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता। ये करियर कोई भी ऑप्ट कर सकता है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाती है। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे स्टेम को जेंडर न्यूट्रल तरीके से देखना है। कैसे देखना है इसे? जेंडर न्यूट्रल। अब जेंडर न्यूट्रल का मतलब क्या है कि ये आपका जेंडर स्पेसिफिक नहीं है कि गर्ल्स सीखेंगी बॉयज सीखेगा। तो इस तरीके से हम साइंस के अंदर नहीं बोल सकते। एक स्टेटमेंट बोला जाता है कि साइंस जैसा सब्जेक्ट जो है वो बॉयज ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये एक नेगेटिव चीज़ है, क्योंकि कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो होगा वो आपका जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता। जेंडर इसे इन्फ्लुएंस नहीं करता। कहीं ना कहीं सोसाइटी इन्फ्लुएंस कर सकती है आप किस तरीके के सब्जेक्ट को चूज करते हैं, आपके आसपास का एनवायरनमेंट चूज कर सकता है, बट ये कभी चूज नहीं करेगा कि आप लोगों का जेंडर क्या है, उस हिसाब से आप सब्जेक्ट को सिलेक्ट करो। तो यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए कि स्टेम शब्द का मतलब क्या है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो आगे हम लोगों को यहाँ पे बता रखा है नेचर ऑफ साइंस, साइंस विषय की प्रकृति। यहाँ से आप लोगों का डेफिनेटली, आप लोग अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे होंगे तो आप लोगों को ये टर्म्स देखने को मिल गए होंगे। इससे पहले भी कई सारी ऐसी वीडियोस हैं जिनमें मैंने इन टर्म्स को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। तो देखिए, एक एक टर्म मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। सबसे पहले लिखा है कि साइंस क्या है। साइंस एक ऐसा विषय है जो कि टेंटेटिव यानी कि अस्थायी माना जाता है। मीन्स ये आपका समय के साथ क्या हुआ है, ये समय के साथ आपका डेवलप हुआ है। अगर आप कई सारे साइंटिस्ट की थ्योरी देखते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों के सामने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, जो आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम करके क्लास 9th की एनसीईआरटी में चैप्टर है। इसके अंदर हमें पहले जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट बताया गया, उसके बाद रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट बताया गया, फिर बोहर्स का एक्सपेरिमेंट बताया गया। अगर आपको याद नहीं रहता तो आप इस चीज को मेंशन करिएगा कि जो आपके एक्सपेरिमेंट है, जैसे जैसे जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट हो गया, इसके बाद हमारा रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट हो गया, ये आपका किसका एग्जाम्पल है? ये आपका एग्जाम्पल है टेंटेटिव नेचर का, कि विज्ञान जो है समय के साथ आपकी स्टैटिक नहीं है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विज्ञान की प्रकृति कैसी है, डायनेमिक है या स्टैटिक है? तो आप कहेंगे डायनेमिक है, समय के साथ ये परिवर्तित होती रहती है। तो साइंस क्या है? साइंस एक टेंटेटिव नेचर यहाँ पे रखता है, और टेंटेटिव के लिए एक डेवलपमेंटल शब्द याद रखेंगे, और ये एटम वाले चैप्टर का एग्जाम्पल आप यहाँ पे इसे याद रखिएगा। अब इसके अलावा अगर हम आगे यहाँ पे बढ़ते हैं तो आगे यहाँ पे बोल रखा है एक वर्ड, स्केप्टिसिज्म। स्केप्टिसिज्म यानी कि संदेहवाद। अब संदेह जो शब्द है वो एक तरीके से सुनने में पहली बार में आपको नेगेटिव शब्द लगेगा, पर साइंस के लिए ये आपका गलत नहीं है। आपको अगर कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है या फिर कोई भी नई थ्योरी आपके सामने इवॉल्व
के आती है, तो उसका आप क्या मांगते हो, उसका आप वेरिफिकेशन मांगते हो। यानी कि कोई भी कॉन्सेप्ट जो होता है, यहाँ पे कोई भी आप यहाँ पे हाइपोथेसिस रखते हो, तो उसको आप टेस्ट करते हो, उसको आप वेरीफाई करते हो। जो यहाँ पे वेरीफाई करने का नेचर है वही आपका स्केप्टिसिज्म यहाँ पे बताता है। अब अगला यहाँ पे क्या बोल रखा है कि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि वैल्यू न्यूट्रल है। अब न्यूट्रल शब्द का मैंने मतलब क्या बताया था, न्यूट्रल शब्द का मतलब है कि ये हर चीज के लिए यहाँ पे इक्वल तरीके से अप्रोच करेगा। हम किसी को यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंस या किसी को कम इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, हमारे लिए हर कोई यहाँ पे बराबर है। हम इस तरीके के मूल्य लेके यहाँ पे अपने काम को करते हैं। साथ ही हम लोगों को यहाँ पे क्या बता रखा है, अगला पॉइंट यहाँ पे, जो साइंस सब्जेक्ट है, जो विज्ञान विषय है, वो कैसा है, अंत विषयी है, यानी कि इंटरडिसिप्लिनरी है। इसके अंदर अगर हम देखें तो हम लोग यहाँ पे PCM इस तरीके का हम सारे सब्जेक्ट को मर्ज करके पढ़ते हैं। साथ ही साइंस का रिलेशन आपका मैथमेटिक्स के साथ भी देखने को मिलता है, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि विज्ञान एक ऐसा विषय है जो कि कहीं ना कहीं साधन बन गया है हमारे सोशल चेंजेस का, तो इसका सोशल साइंस के साथ भी कहीं ना कहीं आपका लिंक है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि विज्ञान कैसा सब्जेक्ट है, विज्ञान आपका इंटरडिसिप्लिनरी विषय है। इसके अलावा अगला पॉइंट यहाँ पे बोल रखा है पर्सिमोनियस। पर्सिमोनियस यानी कि अल्पव्ययी। अब देखिए ये जो पर्सिमोनियस वर्ड है, अगर आप इसका मतलब देखें तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे इजी वे यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं किसी भी चीज को करने के लिए, किसी भी चीज के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। अब आप लोग में से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि इससे पहले भी सीटेट एग्जाम दे चुके होंगे। आप लोगों को लगेगा कि साइंस की पेडागोजी में ये सारे टॉपिक तो मेंशन ही नहीं है। एक्चुअली ये सारे टॉपिक आपके डायरेक्टली मेंशन नहीं है। मैंने पहले भी आप लोगों को ये चीज बताई है कि ये सारे टॉपिक मैंने आप लोगों का प्रीवियस ईयर को देख के एनालिसिस करके यहाँ पे इन सारे टॉपिक को बनाया है, ताकि आप लोग इन कॉन्सेप्ट को समझ सके कि पेपर में अगर ये सारी चीजें आती हैं तो आप किस तरीके से अप्रोच को रख पाए। अब मैंने एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि अगर हम साइंस को, अगर हम विज्ञान को यहाँ पे डिवाइड करें तो विज्ञान के अंदर दो चीजें होती हैं। क्या क्या चीजें होती हैं, इसको जरा समझते हैं। विज्ञान एक ऐसा विषय है जो कि एक प्रोसेस भी माना जाता है, और इस प्रोसेस की मदद से आपको प्रोडक्ट भी मिलता है। तो कई ऐसे स्टेटमेंट आपको मिलेंगे जिसमें बोला जाएगा साइंस इज प्रोसेस एज वेल एज प्रोडक्ट, तो ये स्टेटमेंट सही होगा। अगर ये बोला जाएगा साइंस इज प्रोसेस नॉट प्रोडक्ट, यानी कि प्रोसेस है पर प्रोडक्ट नहीं है, या फिर प्रोडक्ट है प्रोसेस नहीं है, तो ये गलत होगा। विज्ञान के अंदर आप अलग अलग प्रक्रिया कौशल देखते हो, और जो प्रक्रिया कौशल आप देखते हो जैसे कि ऑब्जर्वेशन है, आगे हम देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे प्रिडिक्शन आप करते हो, हाइपोथेसिस रखते हो, इससे आपको क्या मिलता है, इससे आपको यहाँ पे इन्फरेंस, यहाँ पे जो आपका रिजल्ट है वो आप लोगों को यहाँ पे मिलता है। तो विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें आप प्रोसेस भी करते हो, आपको प्रोडक्ट भी मिलता है, उत्पाद भी मिलता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे कहें, क्योंकि हम साइंस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, विज्ञान विषय की बात कर रहे हैं, स्टेम करियर की बात की, इसके नेचर को हम बढ़ावा दे रहे हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर किसी बच्चे के अंदर मुझे यहाँ पे वैज्ञानिक दृष्टिकोण लाना है, यानी कि साइंटिफिक टेम्पर लाना है, यहाँ पे वैज्ञानिक स्वभाव लाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम बच्चे को इस तरीके से तैयार करेंगे कि बच्चा यहाँ पे खुली सोच रख सके, ओपन माइंडेडनेस रख सके। अगर आप ओपन माइंडेड तरीके से किसी कॉन्सेप्ट को सीखते हो, फॉर एग्जांपल ऐसा हो सकता है कि आपको किसी कॉन्सेप्ट को लेके यहाँ पे कोई मिसकंसेप्शन रहा हो। अब मिसकंसेप्शन रहा है, बट आप यहाँ पे किसी और के थॉट प्रोसेस को अपनाने को तैयार ही नहीं हो, तो यहाँ पे आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट है वो अपग्रेड किस तरीके से होंगे। तो एज अ साइंस स्टूडेंट एक साइंटिफिक एटीट्यूड रखने के लिए आपके अंदर खुली सोच होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगला यहाँ पे स्केप्टिसिज्म, यानी कि जो एक तरीके से संदेह हम करते हैं। बेसिकली वेरिफिकेशन तो चाहिए, बिना वेरिफिकेशन के हम किसी चीज को कैसे मान लेंगे, तो ये भी साइंटिफिक एटीट्यूड का पार्ट यहाँ पे माना गया है। इसके अलावा आप लोग जो एक्चुअल में इस सब्जेक्ट के अंदर देख रहे हो वो क्या देख रहे हो, वो किसी चीज के कारक का यहाँ पे प्रभाव देख रहे हो, यानी कि कॉज एंड जो एफर्ट होता है, इफेक्ट होता है, इसके बिलीव को आप समझ रहे हो, यानी कि इनके बीच के रिलेशन को आप समझना चाह रहे हो कि इसका क्या कारण रहा होगा और इससे क्या प्रभाव निकलता है। तो बेसिकली इससे आप किस तरीके से लोगे कि ये एक तरीके से एक्सपेरिमेंटल अप्रोच है जो कि आप इस चीज में यहाँ पे इंक्लूड करना चाह रहे हो,
रहे हो, कि किसी चीज़ का कारण समझना चाह रहे हो और उसका क्या-क्या प्रभाव होगा, उसका क्या-क्या इफ़ेक्ट रहेगा आपके एनवायरनमेंट में, आपके अंदर, ये आप इस चीज़ को ऑप्ट करना चाह रहे हो। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे जो रिसर्च होता है यानी कि अनुसंधान होता है, इसको क्या करना चाहेंगे, इसको यहाँ पे प्रमोट करना चाहेंगे। अगर आपके अंदर ये सारी क्वालिटी यहाँ पे होती है तो आपके अंदर यहाँ पे साइंटिफिक टेम्पर या फिर आप कह लीजिए साइंटिफिक एटीट्यूड जो है वो डेवलप होता है। अभी मैंने आप लोगों के साथ जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस किए, जो आप ये पॉइंटर देख रहे हैं, ये आपको कई क्वेश्चंस के ऑप्शन में मिल जाएगा अगर आप इस वीडियो के बाद तुरंत किसी प्रीवियस ईयर पेपर के साइट को भी देखते हो तो। अब चलिए साइंस पेडागोजी के कई सारे और कॉन्सेप्ट रह गए, उनको यहाँ पे डिस्कस करें और इस सेशन को यहाँ पे मैं कंटिन्यू करती हूँ। अब मैं आप लोगों के साथ इस सेशन को यहाँ पे कंटिन्यू करूंगी और अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन को। यानी कि यदि आपको यहाँ पे वैज्ञानिक जांच, इस स्किल को बच्चों के अंदर डेवलप करना है, इस कौशल को बच्चों के अंदर विकसित करना है, तो आपको किन स्टेप्स का यहाँ पे यूज़ करना होगा और एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से यहाँ पे होती है। तो देखिए, अगर आप बच्चों को एक प्रोजेक्ट असाइन करें और उसमें बोलें कि आप साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करो, कोई भी रैंडम आप प्रोजेक्ट देके ये बोलें कि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करो, तो बच्चा किन किन स्टेप से गुजरेगा। सबसे पहले तो देखिए, साइंस के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बेसिक प्रोसेस स्किल होता है हमारा अवलोकन, यानी कि बच्चा जो है ऑब्जर्विंग करेगा। किसी चीज़ को अगर बच्चा ऑब्जर्वेशन में नहीं लाएगा तो बच्चे को वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि पेड़ से एप्पल को गिरते हुए तो सबने देखा था, बट उसके कॉन्सेप्ट को किसने ऑब्जर्व किया, उसके कॉन्सेप्ट को ऑब्जर्व किया था यहाँ पे न्यूटन ने। तो इस तरीके से हम लोगों के सामने पूरा ग्रेविटेशन कॉन्सेप्ट आया। तो यहाँ पे साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन अगर बच्चे के अंदर आपको डेवलप करना है तो सबसे पहले हमें अवलोकन करना यानी कि ऑब्जर्वेशन करना सिखाना होगा। अब ये जो ऑब्जर्वेशन है ये किसके प्रेजेंस में होता है? ऑब्जर्वेशन जब आप अपने सेंसेस का यूज करते हो तब आप चीजों को क्या करते हो? ऑब्जर्व करते हो। यानी कि अपनी इंद्रियों की मदद से आप चीजों को ऑब्जर्व करते हो और ऑब्जर्वेशन से आप क्या कर सकते हो? ऑब्जर्वेशन से आप उसे कंपेयर कर सकते हो, यानी कि आप उसे देख के क्या कर सकते हो? आप उसे देख के क्लासिफाई कर सकते हो ऑब्जर्वेशन की मदद से। तो ये होता है ऑब्जर्वेशन स्किल की हेल्प से आप इन प्रोसेस स्किल को डेवलप करते हो। अगला यहाँ पे हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस जो है आपका परिकल्पना रखना। अब ये जो परिकल्पना रखना होता है ये आप वाई फैक्टर को बताते हो। वाई फैक्टर यानी कि कोई चीज कैसे हुई उसको आप जब एक्सप्लेन करोगे वो होता है आपका वाई फैक्टर। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ये जो हाइपोथेसिस होती है, जो परिकल्पना होती है, ये कैसी होती है? ये आपकी टेस्टेबल होती है, यानी कि ऐसा एक एक्सप्लेनेशन जिसको आप टेस्ट कर सकते हो। और टेस्टेबल कैसे होगी? आप एक्सपेरिमेंट, प्रयोग से कर सकते हो। तो अगला स्टेप यहाँ पे आ गया प्रयोग। प्रयोग का मतलब है जब आप उस चीज को करके देख रहे हो, मतलब उस चीज की जो वैधता है उसको आप क्या कर रहे हो? सिद्ध कर रहे हो, उसको एक तरीके से वेरीफाई कर रहे हो। आपने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर लिया, इसके बाद आप क्या करोगे? इसके बाद उसका विश्लेषण करोगे, यानी कि जितने भी चंक्स हैं, बेसिकली आप यहाँ पे कर क्या रहे हो? आप यहाँ पर एक डिटेल, आपके पास जो इंफॉर्मेशन है उसको आप क्या कर रहे हो? उसको आप यहाँ पे ब्रेक डाउन कर रहे हो ताकि आप उसे क्या कर सको? एनालाइज कर सको, उसको यहाँ पे समझ सको। और लास्ट में आप यहाँ पे क्या रखोगे? ये लास्ट में आप यहाँ पे परिणाम या फिर आप कह लीजिए कि इन्फर करोगे। इन्फरिंग इसे आप बोलते हैं, जिसको आप किस नाम से भी जानोगे? जिसको आप यहाँ पे कंक्लूजन के नाम से भी जानोगे। तो बेसिकली इस तरीके से साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे किया जाता है। अब इसको हम कंक्लूजन या फिर परिणाम भी बोल सकते हैं, या फिर आपका फाइनल यहाँ पे रिजल्ट भी इसे यहाँ पे बोला जाता है। तो इस तरीके से हमारा कोई भी पर्टिकुलर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे किया जाता है। आप लोगों के प्रीवियस ईयर के अंदर एक आप लोगों का ये टॉपिक पूछा गया है कि साइंस टीचिंग के क्या क्या ओरिएंटेशन रहते हैं। अब देखिए, साइंस टीचिंग के ओरिएंटेशन मतलब टीचिंग किस किस तरीके से हो सकती है। ये टीचिंग मेथड नहीं है, ये एक तरीके का डायलेक्ट आपको बताते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमें बता रखा है कि अगर हम यहाँ पे शिक्षण किस तरीके से कर रहे हैं, जो कि टीचर के द्वारा फॉलोड किया गया, यानी कि टीचर सेंटर अप्रोच की यहाँ पे बात की गई है, तो उसे यहाँ पे डिक्टेटेड डायरेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि जो शिक्षक होगा
वही यहाँ पे क्या करेगा, वही यहाँ पे डायरेक्ट करेगा, वही यहाँ पे इलस्ट्रेशन रखेगा, जिसे हम शिक्षात्मक स्पष्टीकरण के नाम से भी जानते हैं। अब अगला अगर हम यहाँ पे देखें तो नेक्स्ट यहाँ पे है एक्टिव डायरेक्ट, जिसके अंदर आप यहाँ पे एक्टिवली किसी काम को कराते हो, जिसे आप क्रियात्मक स्पष्टीकरण भी बोलते हैं। और ये किसके द्वारा फॉलो किया जाता है, ये स्टूडेंट की जो एक्टिविटी है इसके द्वारा यहाँ पे फॉलो किया जाता है। मींस इसमें एक्टिविटी पे ज्यादा आपका क्या किया जाता है, फोकस किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखिए तो नेक्स्ट यहाँ पे है निर्देशित जांच, जिसे आप गाइडेड इंक्वायरी बोलते हो। अब यहाँ पे गाइड करेगा कौन, यहाँ पे गाइड करेगा टीचर। तो देखिए इसके अंदर क्या होता है, टीचर लीड्स करती है ताकि डिजायरेबल कॉन्सेप्ट और डिजायरेबल कंटेंट को बच्चा यहाँ पे समझ जाए। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो नेक्स्ट यहाँ पे हम लोगों का क्या आता है, नेक्स्ट आता है ओपन इंक्वायरी, जिसे आप खुली जांच के नाम से जानते हो। अब ये खुली जांच के अंदर क्या होता है, ये एक तरीके से फ्री एक्सप्लोरेशन है। बच्चा जो अपने आप खुद को इवैल्यूएट करके फ्रीली चीज़ों को यहाँ पे एक्सप्लोर करेगा, उसके बारे में खुद जांचेगा, और इसको हम इकॉन के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे ये जो ह्यूरिस्टिक वर्ड है इसका मतलब क्या है, ह्यूरिस्टिक वर्ड का मतलब है, ह्यूरिस्टिक मेथड का मतलब है आई फाइंड आउट, यानी कि मैंने इस चीज को क्या किया, मैंने इस चीज को यहाँ पे खोजा। इसके अलावा अगर हम ये जो डिक्टेटेड डायरेक्ट है इसकी हम बात करें तो इसे आप यहाँ पर टीचर सेंटर अप्रोच के नाम से जानते हो। टीचर क्या कर रहा है, टीचर यहाँ पे सेंटर पे, टीचर सेंटर अप्रोच इसे हम बोलते हैं। इसके अलावा आगे अगर हम यहाँ पे देखें, ये जो एक्टिव डायरेक्ट है जिसे आप क्रियात्मक तरीके से देखते हैं, तो देखिए इसके अंदर आप यहाँ पे फ्री प्ले करवाते हो, फ्री प्ले मेथड होता है, या फिर आप कह लीजिए कि क्योंकि ये एक्टिविटी पे बेस्ड है तो इसे हम प्रोजेक्ट मेथड के अंदर भी यहाँ पे रखेंगे। और ये जो आपका यहाँ पर गाइडेड इंक्वायरी होता है, ये एक तरीके से आप लोगों को एक डायरेक्शन के साथ कोई एक्सपेरिमेंटेशन जब आप करते हो तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये सारे टर्म एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं। मैं उम्मीद करूंगी कि आप लोगों को साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, साइंस टीचिंग ओरिएंटेशन, ये आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। अब मैं आप लोगों के साथ इस सेशन को यहाँ पे कंटिन्यू करूंगी, और अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ऑब्जर्वेशन, इन्फरेंस और फैक्ट के बारे में, यानी कि अवलोकन, निष्कर्ष और तथ्य के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है जो आप लोगों को समझना है, इससे डेफिनेटली एक क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में पूछा जाएगा। पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को देखेंगे, फिर हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे जिससे हमारा ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर होगा। आपके पेपर में इस तरीके से स्टेटमेंट दे दी जाती है और पहचानना होता है कि इनमें से कौन सा ऑब्जर्वेशन है, कौन सा निष्कर्ष है यानी कि इन्फरेंस है, और कौन सा यहाँ पे फैक्ट है यानी तथ्य है। अब देखिए कभी भी हम लोगों को पूछा जाए कि ऑब्जर्वेशन क्या होता है, तो देखिए ऑब्जर्वेशन एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा कौशल है जिसमें हम लोग किसी चीज को देखकर उसके बारे में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी एप्पल का एग्जाम्पल आपको दिया था कि न्यूटन ने एप्पल को गिरते हुए देखा। न्यूटन ने जब एप्पल को गिरते हुए देखा तो वो उसकी क्या थी, वो उसकी थी ऑब्जर्वेशन। और उसके बाद उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला कि ग्रेविटी उसे नीचे की तरफ क्या कर रही है, खींच रही है। तो यहाँ पर हम लोगों को एक चीज पता चलती है कि ऑब्जर्वेशन जो होता है, अवलोकन जो होता है, ये हमारे किसकी मदद से होता है, ये हमारे सेंसेस की मदद से होता है। और इसकी मदद से हम क्या करते हैं, इसकी मदद से हम इंफॉर्मेशन को, जो सूचनाएं होती हैं उनको हम क्या करते हैं, एकत्रित करते हैं। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे इन्फरेंस की बात करूं कि इन्फरेंस क्या होता है, ऑब्जर्वेशन के आधार पर जो आपने ऑब्जर्वेशन रखी उसके आधार पर क्या आप फाइनली साइंटिफिक तरीके से उसके बारे में कंक्लूड करते हो। जैसे कि एप्पल को गिरते हुए न्यूटन ने देखा तो उन्होंने क्या बताया, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट इसमें लग रहा है। तो हम किसी भी कंक्लूजन को देखते हैं वो भी साइंटिफिक टेम्पर के साथ, तो वो आपका क्या होता है, वे आपका होता है इन्फरेंस, जिसको आप निष्कर्ष के नाम से यहाँ पे जानते हो। अब अगला यहाँ पे क्या है, अगला यहाँ पे टर्म है फैक्ट, जो कि होते हैं तथ्य। कुछ ऐसे पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि हमने कभी सुने हैं या देखे हैं, जिनको हमने मान लिया है। अब आप कहेंगे कि कैसे, जैसे कि पानी कितने डिग्री पर बॉईल होता है, 100 डिग्री पर बॉईल होता है। मैग्नेट क्या करता है, आयरन के पीसेस को अट्रैक्ट करता है। ये क्या है, ये एक तरीके से फैक्ट है हमारे आसपास। इसके अलावा अगर हम देखिए तो एक और फैक्ट मैं आपको बताती हूँ
जैसे कि प्लांट के लीव्स में यानी कि ग्रीन प्लांट में क्या होता है, क्लोरोफिल, जो कि क्या करता है, जो कि सनलाइट को यहाँ पे एब्जॉर्ब करता है। ये भी आपका क्या है, तथ्य है, फैक्ट है। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों के सामने दो एग्जाम्पल लिए हुए हैं ताकि आप लोगों को ये चीज समझ में आ सके। एक यहाँ पे मैंने टेस्ट ट्यूब लिया हुआ है, टेस्ट ट्यूब को नीचे मैं क्या कर रही हूँ, गर्म कर रही हूँ इसे, और इसमें मैंने डाल दिया थर्मामीटर। थर्मामीटर की रीडिंग अगर 103 डिग्री सेल्सियस आती है तो इसके बाद आपका क्या क्या ऑब्जर्वेशन, क्या इन्फरेंस, क्या फैक्ट होता है, इसको जरा समझते हैं। ये जो 103 डिग्री सेल्सियस है, इसको आप देख पा रहे हो, ये वैल्यू हम देख पा रहे हैं, तो ये क्या है, ये आपकी हो गई ऑब्जर्वेशन। इससे आप क्या इन्फरेंस निकालोगे, इससे आपने ये इन्फरेंस निकाला कि मे बी इसके अंदर क्या हो सकता है, कुछ इंप्योरिटी हो सकती है जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर जो है रेज्ड अप हो गया, बढ़ गया। और फैक्ट आपका क्या है, फैक्ट आपका है कि पानी यूजुअली कितने डिग्री पे बॉईल होता है, पानी आपका 100 डिग्री पे आपका बॉईल होता है। इसका एक और एग्जांपल अगर देखते हैं, इसका एक और एग्जांपल यहाँ पे मैंने ये बता रखा है, मैग्नेट अट्रैक्ट आयरन। मैग्नेट क्या करता है, आयरन लाइक मटेरियल को अट्रैक्ट करता है, आयरन फिलिंग्स को अट्रैक्ट करता है। ये क्या है, ये है आपका फैक्ट। इसके अलावा यहाँ पे ये बोल रखा है, दिस पेनी इज नॉट अट्रैक्ट ऑफ आयरन। अब यहाँ बाय आयरन, तो यहाँ पे बोल रखा है कि ये जो पर्टिकुलर पेनी है ये आयरन से यहाँ पे अट्रैक्ट नहीं हुई, तो इज नॉट अट्रैक्ट बाय मैग्नेट यहाँ पे होना चाहिए। बेसिकली मैग्नेट से यहाँ पे ये अट्रैक्ट नहीं हुई। अगर ये मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं हुई तो ये चीज आप देख पा रहे हो, तो ये क्या है, ये है आपका ऑब्जर्वेशन। और हम यहाँ पे बोलेंगे दिस इज नॉट अ मैग्नेटिक मटेरियल, तो हमने ये बोल दिया कि क्या पता ये एक मैग्नेटिक मटेरियल ना हो। तो ये क्या है, ये आपका एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है, ये आपका कंक्लूजन है, तो ये हो जाएगा आपका इन्फरेंस। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे फैक्ट, ऑब्जर्वेशन और इन्फरेंस में डिफरेंस को समझ पाते हैं। इसके अलावा दो और टर्म लिखे हैं। देखिए, जितना इंपॉर्टेंट आपका ऑब्जर्वेशन, इन्फरेंस और फैक्ट है, उतना ही इंपॉर्टेंट आपका लॉ और थ्योरी है। इससे भी क्वेश्चन पक्का आएगा। 10 क्वेश्चन जो है, इनमें 4 से 5 टॉपिक तो बिल्कुल फिक्स होते हैं जहां से क्वेश्चन आते हैं और हर बार पूछे गए हैं। अब देखिए, यहां पे सीखेंगे हम किसके बारे में, नियम के बारे में और सिद्धांत के बारे में। अब मैं आपसे पूछूं कि नियम बने कैसे होंगे, तो कोई भी नियम जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कैसे बना होगा, हमारे आसपास कई सारे ऑब्जर्वेशन रखी गई होंगी, कई सारे ऐसे अवलोकन किए गए होंगे और उन ऑब्जर्वेशन के बीच में रिलेशन देखा गया होगा, संबंध देखा गया होगा। एक ऑब्जर्वेशन हुई, दूसरी ऑब्जर्वेशन हुई, तीसरी हुई, चौथी हुई, ऐसी मिलियंस ऑफ ऑब्जर्वेशन हुई, हजारों लाखों ऑब्जर्वेशन हुई। उसके बाद उन ऑब्जर्वेशन के बीच में हमने देखा कि क्या यहाँ पे रिलेशन है, क्या यहाँ पे संबंध है, और जो रिलेशन हमें सेम दिखने में मिला उसका हमने क्या बना दिया, उसका हमने यहाँ पे नियम बना दिया। तो ये जो नियम है, ये जो लॉज है, ये क्या है, ये एक तरीके का सामान्यकरण है, ये एक तरीके का जनरलाइजेशन है। किस चीज का यहाँ पे सामान्यकरण है, किस चीज का जनरलाइजेशन है, ये एक तरीके से ऐसे स्टेटमेंट का जनरलाइजेशन है जो कि हमें क्या बताता है, जो कि हमें रिलेशन बताता है, क्या बताता है, संबंध हमें बताता है किसके बीच में, ऑब्जर्वेबल इवेंट, यानी कि जो आपने ऐसी घटनाएं जिनका अवलोकन किया हुआ है उनके बीच में जो संबंध है, जो रिलेशन है, उसका यहाँ पे एक स्टेटमेंट क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका लॉ। तो कई बार ये पूछा गया है, ऑप्शन में आपको जनरलाइजेशन वर्ड मिल जाएगा, कई बार ऑप्शन में मिलेगा कि ये एक तरीके का रिलेशन बताता है ऑब्जर्वेबल इवेंट के बीच में, तो ये आपके क्या है, ये आपके हैं लॉ। अब अगर मैं नियम यानी कि सिद्धांत की बात करूं, तो सिद्धांत इनका क्या है, सिद्धांत इनकी होती है यहाँ पे व्याख्या यानी कि एक्सप्लेनेशन। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, कैन बी चेंज और टेस्टेड। ये जो थ्योरी होती है इसको आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो, यानी कि कुछ मॉडिफिकेशन हो सकता है, कुछ चेंजेस हो सकते हैं और इसे हम टेस्ट भी कर सकते हैं। बट अगर हम देखें तो लॉ इजीली चेंजेबल नहीं होते। अब हम ये तो नहीं बोल सकते कि कभी चेंज ही नहीं हो सकते, बट इजीली आपका चेंजेबल नहीं होते, क्योंकि कई सारे ऑब्जर्वेबल इवेंट को देखकर एक उनका रिलेशन यहाँ पे फाइंड आउट करके बनाया है। मैंने यहाँ पे एक रिलेशन, एक लिंक लिखा है, इसको जरा आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले साइंस के अंदर आप क्या करते हो, सबसे पहले विज्ञान विषय में हम यहाँ पे करते हैं अवलोकन। अवलोकन किया, अवलोकन करने के बाद हम यहाँ पे क्या रखते हैं, अब ऑब्जर्वेशन के बाद हम क्या करेंगे, हाइपोथेसिस रखेंगे, यानी कि कुछ परिकल्पना करेंगे, मींस उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देंगे।
अब ये जो एक्सप्लेनेशन हम देते हैं एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये एक तरीके की कैसे एक्सप्लेनेशन होती है, ये टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन होती है जो कि आपकी क्या होती है, ये आपकी टेस्टेबल होती है, यानी कि इनको आप यहाँ पे टेस्ट कर सकते हो। और फाइनली हम क्या करेंगे, इनको टेस्ट करने के बाद यहाँ पे हमारी बनेगी थियरी। एक तरीके से डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इसे माना जाता है और उससे हम क्या बनाते हैं, उससे हम लॉ बनाते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि तीनों में क्या आपके लिंक है। सबसे पहले आपने कोई अवलोकन किया, उसका एक टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन दिया, उसको टेस्ट किया, तो आपकी क्या बन गई, ये आपकी थियरी बन गई। ये भी एक लिमिट तक आपका चेंज हो सकती है, ये आपका टेस्ट हो सकती है। उसके बाद सारे जनरलाइजेशन का आपने क्या किया, एक नियम यानी कि एक लॉ यहाँ पे तैयार कर दिया। मैं उम्मीद करूंगी कि यहाँ पर जो मैंने आप लोगों के साथ ऑब्जर्वेशन, इन्फरेंस, फैक्ट यानी कि अवलोकन, निष्कर्ष, तथ्य और साथ ही नियम और सिद्धांत, लॉ और थ्योरी जो डिस्कस किया, ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलिए इस सेशन में हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब मैं आप लोगों के साथ इस सेशन को यहाँ पे कंटिन्यू करूंगी और अब हम यहाँ पे देखेंगे ऑल्टरनेट कॉन्सेप्शन के बारे में। देखिए साइंस सब्जेक्ट के अंदर हम लोगों को बहुत बार ये देखने को मिलता है कि बच्चों के अंदर कई सारे मिसकंसेप्शन होते हैं, कुछ ऐसी पूर्व अवधारणा होती है जिसके लिए उनके माइंड में एक कॉन्सेप्ट जो है ऑल्टरनेटिव तरीके से बैठा होता है और वो उसी को ही सच मानते हैं। तो ये जो मिसकंसेप्शन होता है ये एक तरीके से एरर का ही पार्ट है, यानी कि एरर जो गलतियां होती हैं वे कई बार इस वजह से होती है कि हमारे माइंड में किसी भी कॉन्सेप्ट को लेके कोई ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन यहाँ पे बैठे होते हैं, कोई मिसकंसेप्शन बैठे होते हैं। अब ये जो ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन होते हैं इसके बारे में हमें कौन कौन से पॉइंट पता होना चाहिए। ये जो ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट होते हैं ये एक तरीके का कोई रॉन्ग आइडिया या फिर एक तरीके की अंडरस्टैंडिंग, आप कह लीजिए किसी कॉन्सेप्ट को लेके कुछ गलत समझ हमारे माइंड में बैठी हुई है। इसके अलावा ये जो अल्टरनेट कॉन्सेप्शन होते हैं इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये काफी स्टेबल होते हैं, स्थिर होते हैं और कोई भी व्यक्ति जल्दी इसे चेंज नहीं करना चाहता जब तक इसे प्रॉपर प्रूफ या प्रॉपर इसका वैलिडेशन ना मिले। तो ये जो अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट होते हैं, वैसे तो साइंस सब्जेक्ट ऐसा माना जाता है जो डायनेमिक है, जो स्टेबल नहीं है, जो एक तरीके का स्टैटिक सब्जेक्ट है, पर ये जो अल्टरनेट कॉन्सेप्शन हमारे माइंड में बैठी होती है, जो गलत एक तरीके से अवधारणा होती है जो हमारे माइंड में बैठी होती है, ये कैसी होती है, ये काफी स्टेबल होती है, जो चेंज नहीं होना चाहती। इसके अलावा अगला है रजिस्ट टू चेंज। रजिस्ट टू चेंज यानी कि परिवर्तन विरोधी होती है। जैसे मैंने कहा, जब तक हमें कोई ठोस यहाँ पे कॉन्सेप्ट ना मिले तब तक हम उसे चेंज करना नहीं चाहते। तो अगर आपके स्टूडेंट के अंदर कोई किसी टॉपिक को लेके ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट है या फिर मिसकंसेप्शन है तो आपको प्रॉपर उन्हें यहाँ पे गाइड करना है, प्रॉपर उन्हें यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग देनी है ताकि बच्चे उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे मॉडिफाई कर सके। अब देखिए इसके अलावा आप लोगों के एग्जाम में यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट टर्म है जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, दो क्या तीन टर्म है। एक है डिपेंडेंट वेरिएबल, एक है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक है कंट्रोल वेरिएबल। एक डायग्राम से इस पूरे टॉपिक को समझेंगे, यानी कि एक है स्वतंत्र चर, एक है आश्रित चर और एक ऐसा कंट्रोल यानी कि नियंत्रित चर जिसको आप पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मैं एक प्लांट के ग्रोथ की बात करूं, एक प्लांट के ग्रोथ में कौन से आपके डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, कौन से आपके इंडिपेंडेंट और कौन सा आपके कंट्रोल। अब इसके अंदर मैं आपका कौन सा टाइप ऑफ प्लांट चूज करती हूं, आप मुझे बताइए, ये मेरे हाथ में। इसके अलावा मैं यहां पे कौन से टाइप की मिट्टी यूज करती हूं, कौन से हम मृदा यूज करेंगे, ये हम लोगों के यहाँ पे एक तरीके से क्या है, ये हम लोगों के यहाँ पे कंट्रोल में। इसके अलावा हम कौन सा पॉट यानी कि कौन सा हम गमला यूज करेंगे, ये भी हमारे यहाँ पे क्या है, कंट्रोल में। तो ऐसी चीजें जो आप पहले से ही फिक्स कर लेते हो और थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट सेम वही चीज चलेगी, यानी कि जो एक्सपेरिमेंट यहाँ पे मैं इस पौधे में करूंगी वो यही रहेगा। इसके अलावा जो सॉइल में पहले से सिलेक्ट करूंगी वही मिट्टी रहेगी और जो गमला हम यूज कर रहे हैं उसी गमले से हम कंटिन्यू करेंगे। तो ऐसे आपके फैक्टर क्या कहलाते हैं, ऐसे फैक्टर आपके कंट्रोल वेरिएबल कहलाते हैं। दूसरा, ऐसे फैक्टर जो दूसरों पर आश्रित होते हैं और साथ ही साथ जिसको हम टाइम टू टाइम क्या कर रहे हैं, जिसको हम टाइम टू टाइम यहाँ पे मेजर कर रहे हैं, वो आपके होते हैं यहाँ पे एक तरीके से डिपेंडेंट यानी कि आश्रित चर, यानी कि ऐसे वेरिएबल जो कि टेस्टेड हो और जिसको आप मेजर कर रहे हो। किसको हम मेजर कर रहे हैं, हम यहाँ पर मेजर कर रहे हैं प्लांट की हाइट को।
प्लांट की हाइट को मैं क्या कर रही हूँ, प्लांट की हाइट को मैं मेजर कर रही हूँ। और ये किस पर आश्रित है, ये आश्रित है कि इसे यहाँ पे कितनी धूप मिल रही है, इसे कितना पानी मिल रहा है, इसे कितना खाद मिल रहा है, इस पर ये डिपेंड करता है। अगर आप 2 पौधे लेते हो और 2 पौधे में से एक पौधे को अच्छे से धूप मिल रही है, अच्छे से पानी मिल रहा है, तो वो बढ़िया तरीके से ग्रो होगा। दूसरा पौधा है जिसको हमने सही से खाद नहीं दिया, सही से पानी नहीं दिया, सही से उसे सनलाइट नहीं मिली, तो उसका ग्रोथ क्या होगा, हैम्पर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि एक फैक्टर तो होता है कंट्रोल, जो कि आप लोगों की चीजें आप पहले से फिक्स कर लेते हो कि भाई मुझे इस प्लांट पे एक्सपेरिमेंट करना है, मुझे इस मिट्टी को यूज करना है, साथ ही मैं इस गमले का इस्तेमाल करूंगा। अब दूसरा क्या फैक्टर होता है, दूसरा फैक्टर होता है जो आप टेस्ट कर रहे हो। किसको टेस्ट कर रहे हो भाई, गमले को थोड़ी टेस्ट कर रही हूं मैं यहाँ पे पानी को थोड़ी टेस्ट कर रही हूँ, मैं टेस्ट कर रही हूँ यहाँ पे प्लांट की हाइट को, प्लांट के ब्रांचेस को, यानी कि प्लांट में कितना ग्रोथ हुआ है। तो बेसिकली डिपेंडेंट आश्रित चर कौन से होंगे, जो कि ऐसे वेरिएबल जिसको आप टेस्ट कर रहे हो, जिसको आप मेजर कर रहे हो, माप रहे हो। इसके अलावा खास करके इसके बारे में हमें क्या पता होना चाहिए, ये एक ऐसा वेरिएबल होता है, ये ऐसा चर होता है जो कि आपका डिपेंड करता है बाकी अदर फैक्टर्स पे। इसके अलावा इंडिपेंडेंट स्वतंत्र चर कौन से होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऐसे होते हैं जिनका की क्वांटिटी हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अब आप कहेंगे किस चीज की क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं, गमले को मैं यहाँ पे, गमले में जो पौधा लगाया हुआ है उसको मैं कितना पानी दे रही हूँ, क्या मैं ये थोड़ा थोड़ा चेंज कर सकती हूँ। जैसे आज मैंने पूरा 1 गिलास पानी दिया, कल मैंने आधा गिलास पानी दिया, परसों मुझे याद आया यार कल तो मैंने आधा गिलास पानी दिया था, आज मैं पूरा गिलास पानी देती हूँ। तो यहाँ पे इसके जो अमाउंट है वो मैं चेंज कर सकती हूँ। कभी धूप ज्यादा लग रही है, कभी धूप कम लग रही है, ये आपका चेंज हो सकता है। तो ऐसे आपके वेरिएबल, ऐसे आपके चर जो कि आपके क्या हो सकते हैं, जो कि आपके चेंज हो सकते हैं, वे होते हैं भाई स्वतंत्र चर। इसका यहाँ पर किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है भाई, ये यहाँ पे पौधे को मदद कर रहा है। अब मदद जो है ये ज्यादा भी कर सकता है, कम भी कर सकता है। अगर आपको ज्यादा ग्रोथ चाहिए तो ज्यादा अमाउंट आप यहाँ पे पानी, ज्यादा आप यहाँ पे सनलाइट, ज्यादा आप यहाँ पे खाद दीजिए। अगर आपको उसका ग्रोथ कम करना है तो ये सब चीजें कम कर दीजिए। तो ये आपके होते हैं स्वतंत्र यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मैं उम्मीद करूंगी कि ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन यानी कि जो आपके वैकल्पिक संकल्पना है ये आपको क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा स्वतंत्र और आश्रित चर यानी कि इंडिपेंडेंट और आपके डिपेंडेंट वेरिएबल आपको क्लियर हुए होंगे। अगर आपको पहचानना होगा क्वेश्चन में कि प्लांट की हाइट क्या है, प्लांट की जो हाइट होती है वे आपका कंट्रोल वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, आप पहचान लेंगे। इसके अलावा पौधे को जो हम पानी दे रहे हैं वो क्या है, कंट्रोल है, इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है, आप पहचान लेंगे। अगर मैं गमले, मिट्टी की बात कर रही हूँ तो वो आपका किस तरीके का वेरिएबल है, किस तरीके का चर है, या आप पहचान लेंगे। आपको याद रखना है इस एग्जाम्पल को और इस टॉपिक को करके आना है। इसके अलावा देखिए एनसीएफ के बाद हम किसी भी सब्जेक्ट में ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो देखिए एनसीएफ 2005 क्या है, एक तरीके का डॉक्यूमेंट है जिसने हमें क्या बोला, जो कि हमें बताता है कि हम पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ा सकते हैं। और इन्होंने हमें बताया कि एक गुड साइंस एजुकेशन के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, आपको यहाँ पे 3 अलग अलग पैरामीटर को ध्यान रखना है। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आपका जो विषय है, आपका जो सब्जेक्ट है वो ट्रू टू चाइल्ड हो, यानी कि बच्चे के प्रति सत्य हो, यानी कि एक तरीके से चाइल्ड सेंटर्ड हो, बाल केंद्रित हो, साथ ही एज अप्रोप्रिएट हो। ऐसा ना हो कि मैं 6th क्लास से बच्चे से ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि वो 10th क्लास के कॉन्सेप्ट को समझे। अब देखिए एज अप्रोप्रिएट मतलब उनके एज के अनुसार आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट कराएं। हाँ, साइंटिफिक टेम्पर आपको बेसिक से डेवलप करना है। एक ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर हम लोगों को एक्सपेरिमेंट, प्रयोग शुरू करना है, हमें कौन से क्लास के बच्चे से शुरू करना चाहिए, प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी या फिर हायर क्लासेस में। तो देखिए एक्सपेरिमेंट, प्रयोग जो है एक तरीके से साइंटिफिक टेम्पर लाने का तरीका होता है, तो वो आपको प्राइमरी से ही शुरू कर देना है। हाँ, हालांकि कराने का तरीका, एक्सपेरिमेंट करने के तरीके जो आप लोगों के हैं वो आपके चेंज होने चाहिए लेवल टू लेवल। अब इसके अलावा यहाँ पे अगर हम देखें तो एज अप्रोप्रिएट के साथ साथ, क्योंकि बच्चों की हम बात कर रहे हैं, तो हमें ये पूरा ध्यान रखना है कि आपके स्टूडेंट का उस चीज में इंटरेस्ट जरूर हो। अब अगला यहाँ पे फैक्टर है ट्रू टू साइंस यानी कि डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं।
क्योंकि आप साइंस विषय को आप पढ़ा रहे हो तो भाई साइंस के को ध्यान में रख के कराना पड़ेगा चीजें, यानी कि आपको लॉजिकल चीजें करानी है, साइंटिफिक नॉलेज बच्चे को देना है, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है, आप लोगों को इंक्वायरी अप्रोच बच्चे के अंदर लेके आना है ताकि बच्चा किसी चीज को जांच विधि से उस चीज को परफॉर्म कर सके। अब इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, ट्रू टू लाइफ। ट्रू टू लाइफ का मतलब है हम यहाँ पे किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, हम उसे अपनी डे टू डे लाइफ से कनेक्ट करने की बात करते हैं। यही आपका एनसीएफ का मेन लोगो था कि हर चीज को कनेक्ट करके पढ़ाओ, हर चीज को लिंक करके पढ़ाओ, तब जाके बच्चे को उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड होगा। तो यहाँ पे हम जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं हम मेक श्योर करें कि बच्चा उसको लेके अवेयरनेस बच्चे के अंदर आए, जागरूकता आए, साथ ही सेंसिटिविटी यानी कि जो एक तरीके से सहानुभूति है बच्चे के अंदर उस चीज को लेके आए कि भाई हम ग्लोबल वार्मिंग पढ़ रहे हैं तो हमें पता हो कि हमारी एक्टिविटी से ये चीजें हो रही है। एसिड रेन का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि जो हम फैक्ट्रीज वगैरह स्टेब्लिश कर रहे हैं उसका हमारे ओजोन लेयर पे कितना यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ये सारी चीजें हमें पता होना चाहिए। अब मैंने अभी आप लोगों के साथ क्या डिस्कस किया, गुड साइंस एजुकेशन क्या होती है। अब आप लोग यहाँ पे एक और टॉपिक देखेंगे, जब हम साइंस विषय करते हैं तो साइंस विषय को पढ़ाने का, उनके क्वेश्चंस को अप्रोच करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है आपका ओपन एंडेड क्वेश्चन और एक होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड से आपको समझ में आ रहा है जिसका नाम है खुला, यानी कि मुक्त अंत वाले प्रश्न होते हैं ये, जिसमें एक क्वेश्चन के मल्टीपल एस्पेक्ट यहाँ पे निकलते हैं। यानी कि ये प्रश्न कैसे होते हैं, ये प्रश्न आपके डाइवर्जेंट आंसर मांगते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको क्लास में पूछूं कि क्या होगा अगर हमारा जो हमारे पूरे एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन गैस को निकाल दिया जाए, तो बच्चों के अलग अलग तरीके के आंसर होंगे। इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताइए कि अगर आप लोगों को अपने घर के बैलेंस डाइट का चार्ट बनाना है तो आप किस तरीके से बनाएंगे। हर किसी की ईटिंग हैबिट अलग होती है, हर किसी के बॉडी को न्यूट्रिशन की नीड अलग अलग होती है, किसी को कोई पर्टिकुलर यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई डायबिटिक पेशेंट है तो वो शुगर को यहाँ पे क्या करेगा, अवॉइड करेगा। तो इस तरीके से बैलेंस डाइट का चार्ट हर किसी के लिए अलग अलग बनेगा। तो यहाँ पर अगर आपके स्टूडेंट मल्टीपल आंसर दे रहे हैं, ये बता रहे हैं कि ऐसा होगा, यानी कि व्हाट हैपन वाले क्वेश्चन जो आ रहे हैं तो वो आपके किसके अंदर आएंगे, वो आपके ओपन एंडेड क्वेश्चन के अंदर आएंगे। और जो आपके क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं ये आपके फिक्स्ड आंसर मांगते हैं। जैसे कि अगर मैं क्लास में किसी भी बच्चे से रैंडमली पूछ लूं कि बताइए बेटा ये कि हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, सारे बच्चों का आंसर क्या होना चाहिए, 37 डिग्री सेल्सियस। और मैं यही आंसर एक्सपेक्ट भी कर रही हूँ। अगर इससे अलावा कोई और आंसर मुझे मिलता है तो वो आंसर यहाँ पे गलत होगा। या फिर पानी कितने डिग्री पे बॉईल होता है तो आंसर होगा 100 डिग्री। तो ऐसे आंसर जो कि आपके फैक्ट बेस्ड होते हैं, जो कि आपके स्टैटिक होते हैं, वे किसके अंदर आते हैं, वे आपके क्लोज एंडेड क्वेश्चन के अंदर आते हैं। अब आपके दिमाग में एक मिसकंसेप्शन ये भी बैठ सकता है कि हमारे लिए तो साइंस में ओपन एंडेड क्वेश्चन ही सही है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन सही नहीं है। देखिए कुछ फैक्ट आपको हर सब्जेक्ट में याद करने ही होते हैं और उन फैक्ट के बेसिस पे आप एक्सपेरिमेंट आप प्रयोग कर सकते हैं। तो दोनों ही चीजें अपनी अपनी जगह पे इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने आप लोगों के साथ ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल, साथ में कंट्रोल वेरिएबल और गुड साइंस एजुकेशन और लास्ट में यहाँ पे ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया। मैं उम्मीद करूंगी कि यहां तक का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अब मैं आप लोगों के साथ आगे यहाँ पे सेशन को कंटिन्यू करूंगी और अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे प्रोसेस स्किल को, प्रक्रिया कौशल को। इस टॉपिक को आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करके जाना, जितना इंपॉर्टेंट आप लोगों का ये टॉपिक है। यहाँ पर आप लोगों को एक क्वेश्चन देखने को इस टॉपिक से मिल ही जाता है। अब देखिए प्रोसेस स्किल की अगर हम बात करें कि प्रोसेस स्किल बेसिकली होता क्या है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि साइंस विषय के अंदर आप लोगों को अगर किसी भी टॉपिक को बच्चे को एक्सप्लेन करना है या फिर साइंटिफिक अप्रोच बच्चा किस तरीके से लगा रहा है, ये आपके प्रोसेस स्किल पर डिपेंड करता है। यानी कि सबसे पहला जो प्रोसेस स्किल यहाँ पे देखने को मिलता है वे क्या है, वे है आपका अवलोकन यानी कि ऑब्जर्विंग। अब ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि ऑब्जर्वेशन सबसे बेसिक और सबसे मैंडेटरी स्किल होता है, यानी कि ये बहुत जरूरी है। अगर आप किसी चीज को ऑब्जर्व नहीं करोगे तो उसके बारे में आपको चीजें पता नहीं चलेंगी। और ऑब्जर्वेशन से क्या होता है, आप ऑब्जर्वेशन से बेसिकली किसी के बीच के अंतर को आप यहाँ पे देख पाते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पर एक स्क्वायर बनाया, मैथ्स का टॉपिक है, एक मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल बनाया है।
अब आप देख के इन दोनों में डिफरेंस बता पा रहे हो कि दोनों में ही 4 आपकी साइड्स हैं, पर दोनों में फर्क क्या है कि इसकी सभी साइड्स आपस में बराबर है और इसकी जो अपोजिट साइड है वे आपस में क्या है, वे आपस में सिमिलर। तो इनके बीच का अंतर आपने कैसे बताया? इनके बीच का अंतर आपने इन्हें देख के बताया, ऑब्जर्वेशन से बताया। आपने इनका क्या किया? अवलोकन किया। अवलोकन करने के बाद आपको पता चला कि इनमें क्या अंतर है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, उसका आधार ही आपका क्या होता है? उसका आधार ही हमारा ऑब्जर्विंग होता है, अवलोकन होता है। इसके बाद अगले स्टेप में जब आप यहाँ पे जाते हो तो देखिए, ऑब्जर्वेशन में हम इंफॉर्मेशन को एकत्रित भी करते हैं, हम चीज़ों को क्लासिफाई भी करते हैं। ये कुछ टैग टर्म्स है जिनसे आपको इनको ढूंढने में यहाँ पे ऑप्शंस में मदद मिलती है। अब इसके अलावा अगला है हाइपोथेसिस। अब देखिए, परिकल्पना की अगर मैं बात करूं, परिकल्पना आपको ये बताता है कि ये जो ऑब्जर्वेशन है उसकी आप यहाँ पे क्या करोगे? यहाँ पे आप व्याख्या करोगे, यानी कि ये हुआ तो इस वजह से हुआ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने देखा, यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आपने देखा कि बारिश हो रही है। बारिश के बाद आपने एक गैस रखा, आपने एक अनुमान रखा कि इंद्रधनुष आएगा, रेनबो फॉर्मेशन होगा। सिंपल सी बात है। अब रेनबो फॉर्मेशन के पीछे का जो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन आप करोगे, ये आप करोगे कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यहां पे लग रहा है। अब इस पूरे प्रोसेस में क्या क्या चीजें हुई जरा समझिए। सबसे पहले आपने अपने घर के बाहर खिड़की से देखा कि बारिश हुई, तो ये हुआ आपका ऑब्जर्वेशन। इसके बाद आपने ये जो गेस रखा, जो एक अनुमान रखा ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन, आपको क्या लगता है? दैट इज प्रिडिक्शन। ये क्या है? प्रिडिक्टिंग है, यानी कि आपने एक पूर्व अनुमान लगाया कि यार आज तो ना बारिश हो रही है, आज इंद्रधनुष आ सकता है। सिंपल सी बात है। अब इंद्रधनुष क्यों आएगा, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन आप कहां पे दोगे? इसका पूरा एक्सप्लेनेशन आप हाइपोथेसिस में दोगे। आई होप आप लोगों को तीनों में डिफरेंस जो है यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। और एक तरीके से ये जो हाइपोथेसिस होता है, ये किस तरीके का एक्सप्लेनेशन है? ये एक तरीके का टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन है जो कि आप लोगों का टेस्टेबल भी होता है। यानी कि हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को, जो कि यहाँ पे बबल्स के अंदर होता है जब आपका रेनबो बनता है, उसको हम टेस्ट भी कर सकते हैं कि इंद्रधनुष के 7 कलर किस तरीके से निकलते हैं, ये आपके टेस्टेबल होते हैं, यानी कि आप इसे यहाँ पे टेस्ट कर सकते हो। ऐसी व्याख्या है। और इसके बाद आपकी थ्योरी बनती है, उसके बाद आपके लॉ बनते हैं। तो इस तरीके से पूरा साइंस एक साथ यहाँ पे चेन के साथ लिंक होता है। अब मैंने आप लोगों को प्रिडिक्टिंग बता दिया, ये आपका यहाँ पे ऑब्जर्वेशन यानी कि अवलोकन पर आधारित होता है। और आप ये बताते हो व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है और क्यों लगता है। जब आप एक्सप्लेन करते हो, वाई फैक्टर आप यहाँ पे बताते हो, कारक जब आप बताते हो, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? यहाँ पर आप हाइपोथेसिस कर रहे हो उस चीज का। अब इसके अलावा कम्युनिकेशन, संप्रेषण की अगर मैं बात करूं, तो संप्रेषण मतलब एक दूसरे के साथ क्या करना? चीजों को शेयर करना या फिर कंक्लूजन करना, चीजों को समराइज करना। फाइनल जो हम करते हैं वो आपका यहाँ पे किस में आ जाता है? कम्युनिकेटिंग यानी कि संप्रेषण में आ जाता है। आई होप ये सारे टर्म्स आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। अब इसके अलावा अगला जो मैं कॉन्सेप्ट यहाँ पे लेके आई हूँ, वो क्या लेके आई हूँ? वो लेके आई हूँ यहाँ पे वैलिडिटी इन साइंस करिकुलम। अब देखिए, अगर मैं साइंस विषय की बात कर रही हूँ तो उसके करिकुलम को तो डिस्कस करेंगे ही। अब साइंस विषय के अंदर जो आपके करिकुलम होती है, इसकी वैधता, अगर मैं इसकी वैधता की बात करूं तो इसकी अलग अलग तरीके की वैधता आपको देखने को मिलती है और इससे आपके क्वेश्चन भी बनते हैं, जैसे कि ऐतिहासिक वैधता यानी कि हिस्टोरिकली वैलिड करिकुलम। अगला है कोग्निटिव वैलिड करिकुलम। अगला है प्रोसेस वैलिडिटी यानी कि प्रक्रिया वैधता। नेक्स्ट है कंटेंट वैलिडिटी, कंटेंट वैलिड करिकुलम, या फिर आप कह लीजिए विषय वस्तु वैधता। अगला है एनवायरमेंटल वैलिडिटी यानी कि पर्यावरणीय वैधता। अब अगर मैं एक एक करके यहाँ पे देखूं तो आप कहेंगे कि ये तो हम साइंस पढ़ रहे हैं, आप कह रहे हो हिस्टोरिकली वैलिड करिकुलम। हर सब्जेक्ट का आप इतना मान के चलेंगे कि अपना अपना कोई ना कोई हिस्ट्री रहता ही है। अब जब कभी भी आपको यहाँ पे एटम के स्ट्रक्चर का मैं इस एग्जांपल देती हूँ क्योंकि उसमें कई सारी थ्योरी आपको मिल जाती है। जब आप एटम की थ्योरी पढ़ते हैं तो डायरेक्ट हम जो अभी एडवांस थ्योरी है उसको नहीं पढ़ते, हम यहां से पढ़ना स्टार्ट करते हैं जहां से उसकी डिस्कवरी हुई थी। जब आप बायो में सेल चैप्टर पढ़ते हैं तो आप सबसे पहले रॉबर्ट हुक के बारे में पढ़ते हैं, जिन्होंने हमें सेल के बारे में यहाँ पे स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट दिया था।
इसके अलावा जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं तो हम लोग सीधा यहाँ पे जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो नहीं पढ़ते, हम उससे पहले वाला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। यानी कि हर सब्जेक्ट की अपनी अपनी हिस्ट्री होती है और हमें पता चलता है कि हमारा जो साइंस विषय है कैसा इवॉल्व हुआ, वो पता चलता है हमें हिस्टोरिकली वैलिड करिकुलम में। और हर कंटेंट की अपनी अपनी हिस्ट्री जो है चैप्टर में ऐड ऑन होती है। मैग्नेट वाले चैप्टर में हमें बताया गया कि मैग्नेट की डिस्कवरी एक्चुअल में कैसे हुई। अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम वाला टॉपिक पढ़ते तो उसमें हम लोगों को बताया कि एक व्यक्ति था जो इंजर्ड होके आ गया था और उसके बाद हमें पता चला कि हमारे डाइजेस्टिव जूसेस क्या क्या होते हैं। तो हर सब्जेक्ट की हम लोग क्या करते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, ताकि हमें पता चले कि हमारा जो विषय है कैसे इवॉल्व हुआ टाइम के साथ, इसके अंदर हम लोगों का किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ, किस तरीके से विकास हुआ समय के साथ। यानी कि टेंटेटिव फॉर्म जो है वो भी आप लोगों का किससे लिंक करता है, वे भी आपका यहाँ पे हिस्टोरिकली वैलिड करिकुलम से यहाँ पे लिंक करता है। अब अगला, अगर मैं कोग्निटिव वैलिडिटी की बात करूं, अगर कोग्निटिव वैलिडिटी का क्वेश्चन आ गया तो आप मेक श्योर करिएगा कि संज्ञानात्मक वैधता में आपको खास करके ध्यान रखना है कि बच्चे के संज्ञान और कहीं ना कहीं बच्चे के मन से चीज़ों को लिंक करना है। यानी कि बच्चे के इंटरेस्ट को भी आपको ध्यान देना है और साथ ही एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे ऑप्शन मिलेंगे जिसमें कोग्निटिव वैलिडिटी पूछी गई होगी और उसके ऑप्शन में एज अप्रोप्रिएट शब्द आपको मिल जाएगा। जो कोग्निटिव वैलिडिटी होती है वे आपकी तब जाके अचीव होगी बच्चे के ब्रेन के लेवल में, तब आप यहाँ पे जा पाओगे जब उसके अकॉर्डिंग आप चीजें कराओगे। यानी कि 6 क्लास के बच्चे को अगर हम 6 क्लास का कॉन्सेप्ट कराएंगे तब जाके वो कोग्निटिव लेवल में यहाँ पे निपुण कहलाएगा, यहाँ पे अच्छी तरीके से परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जो कोग्निटिव वैलिडिटी है वो आपकी एज अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। साथ ही क्योंकि आप कोग्निशन की बात कर रहे हो, ब्रेन डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, तो समझ में तो चीजें आनी चाहिए। तो उसके अंडरस्टैंडिंग, उसके समझ के आधार पर हमें चीजों को क्रिएट करना है। अब अगला अगर हम देखें तो प्रक्रिया वैधता यानी कि प्रोसेस वैलिडिटी क्या होती है। अब प्रोसेस आपको कैसे करना है, सिंपल सी बात है कि आप किस तरीके से किसी सब्जेक्ट में मूव ऑन करोगे। मैंने बता दिया आपका साइंस में कैसे मूव ऑन करना है। ऑब्जर्वेशन करवानी है, प्रिडिक्शन करवानी है, हाइपोथेसिस कराने हैं, एक्सपेरिमेंटेशन कराना है, थ्योरी देखनी है, लॉज जनरलाइज करने हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें आपके एक्सपेरिमेंटल फॉर्मेट है, एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए और आपकी बुक कैसी होनी चाहिए, फुल ऑफ इलस्ट्रेशन होनी चाहिए। यानी कि किसी प्रोसेस को समझने के लिए बच्चे के लिए यहाँ पे सफिशिएंट जो एक्टिविटी है वो एनसीईआरटी में होनी चाहिए। तो ये होती है आपकी प्रोसेस वैलिडिटी। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो नेक्स्ट आ जाता है आपका कंटेंट वैलिडिटी। अब कंटेंट कैसा होना चाहिए, साइंस एनसीईआरटी का कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि बच्चे को वो इंटरेस्टिंग लगे, ऐसा ना लगे कि वो कंटेंट बहुत बल्कि है। इसलिए जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें सेम कंटेंट रखा गया है विद मोर एग्जांपल्स। यानी कि नंबर ऑफ एग्जांपल्स, नंबर ऑफ एक्टिविटीज जो है इंक्रीज कर दी गई है ताकि बच्चा उसको लिंक करे, बच्चा ये सोचे कि ये तो मैंने डे टू डे लाइफ में किया हुआ है, इस चीज में कैसे साइंस यूज हो रहा है वो यहाँ पे समझे। अब इसके अलावा जैसे एनसीएफ में बोला गया है कि डे टू डे लाइफ से लिंक करके पढ़ा लो हर चीजों को, तो यहाँ पे कंटेंट का जो एक यहाँ पे गाइडलाइंस है वो भी पूरा हो जाएगा और बच्चा उस चीज को अपने साथ लिंक भी कर पाएगा। नेक्स्ट ये जो एनवायरमेंटल वैलिडिटी है ये बताता है कि हमें किस तरीके से अवेयरनेस लाना है, हमें किस तरीके से बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी लेके आनी है उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, ताकि बच्चा क्यूरियस होके खुद उस चीज को यहाँ पे सीखना चाहे। अभी मैंने आप लोगों के साथ जो प्रक्रिया कौशल है, जो प्रोसेस स्किल है वो डिस्कस किए और वैलिडिटी इन साइंस करिकुलम यानी कि साइंस पाठ्यक्रम के अंदर जो वैधता है उसको यहाँ पे कवर किया। अब चलिए इस सेशन में हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब मैं आप लोगों के साथ इस सेशन को यहाँ पे कंटिन्यू करूंगी और अब हम यहाँ पे कई सारे छोटे छोटे टॉपिक देखने वाले हैं जो आप लोगों के एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो पहला टर्म मैं आप लोगों के साथ जो डिस्कस कर रही हूँ वो आपका है सिमुलेशन सॉफ्टवेयर। अब ये सिमुलेशन सॉफ्टवेयर क्या है, ये आप लोगों का आईसीटी का ही पार्ट है, यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का पार्ट है। यूजुअली आप आईसीटी का यूज यहाँ पे टीचिंग में क्यों करते हो, टीचिंग में हम आईसीटी का यूज इसलिए करते हैं ताकि हमारे जो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स टॉपिक होते हैं उसको हम विजुअलाइज फॉर्म में बच्चे को दिखा सके। सिंपल सी बात है कि अगर बच्चा देख के उस चीज को सीखेगा तो उसके सारे ही सेंसेस जो होंगे वो यहाँ पे एक्टिव होंगे। साथ ही इस तरीके से आप लार्ज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को क्या कर सकते हो, कैटर कर सकते हो
और यहाँ पर किसी भी टॉपिक का आपको क्या मिलता है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन मिलता है। तो ये जो सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है ये यहाँ पे हम लोगों का आईसीटी का ही पार्ट है, जिसके अंदर हम चीज़ों का क्या करते हैं, जिसके अंदर हम चीज़ों का 3D रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अगर आप लोगों के पेपर में कोई क्वेश्चन आता है जिसमें यहाँ पे पूछा जाता है कि इनमें से किस टॉपिक को हम सिमुलेशन सॉफ्टवेयर से बेस्ट तरीके से पढ़ा सकते हैं, तो ऐसे टॉपिक जिनमें विजुअल रिप्रेजेंटेशन की जरूरत होती है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा है यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन। अब देखिए, अगर मुझे क्लास के अंदर प्रोजेक्टाइल मोशन का कॉन्सेप्ट पढ़ाना है जिसमें हमारी जो बॉल है इस तरीके से पैराबोलिक फॉर्म में मूव करती है, तो इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लासरूम में मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, 3D रिप्रेजेंटेशन से हम इस टॉपिक को समझा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये टॉपिक बच्चे को समझ में भी आ जाएगा और बच्चे के सारे सेंसेस एक्टिव होंगे, तो बच्चे को वो लॉन्ग लास्टिंग चीज़ें यहाँ पे याद रहेंगी। तो सिमुलेशन सॉफ्टवेयर जो होता है किसी भी टॉपिक का आपका 3D व्यू जो होता है, 3D रिप्रेजेंटेशन जो होता है, उसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं। आई होप इस टॉपिक को आप आईसीटी के साथ लिंक करके देख पाएंगे। एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर आईसीटी ब्लेंड क्लासरूम आपको पढ़ानी है तो इसका क्या आपका डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा, आप चीजों का विजुअल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दे पाएंगे, ये क्वेश्चन का आंसर था। इसके अलावा सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का क्वेश्चन था कि सिमुलेशन सॉफ्टवेयर हम लोगों का किस तरीके की रिप्रेजेंटेशन होती है, एक्चुअल में क्या है, ये किसी भी चीज का एक तरीके से रियलिस्टिक व्यू यानी कि 3D रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं। और साथ ही जैसे कि इसका एग्जांपल मैंने आप लोगों के सामने पैराबोलिक मोशन यहाँ पे ले लिया। इसके अलावा एक और छोटा सा टॉपिक है जो कि काफी ट्रेंड में है, 2 से 3 बार पूछा गया है। साइंस के अंदर एनालॉगी का मतलब क्या है? एनालॉगी का मतलब यहाँ पे होता है अगर आप किसी भी टॉपिक को कुछ फेमिलियर एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे कंपेयर करते हैं। देखिए, 2 से 3 बार इस क्वेश्चन को पूछा गया। अभी जो रिसेंट 2024 में क्वेश्चन हुआ था उसमें तो 4 ऑप्शन देके पूछा गया था, इनमें से कौन सा एनालॉगी का एग्जाम्पल है, और उस क्वेश्चन का आंसर था माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को आप किस नाम से जानते हो, इसको हम कंपेयर करते हैं पावर हाउस से। तो बेसिकली हमारे अलग अलग चैप्टर के अलग अलग टॉपिक में हम लोगों ने जिन चीज़ों को कंपेयर किया है, जैसे अगर मैं रॉबर्ट हुक की बात करूं, रॉबर्ट हुक ने सेल को किससे कंपेयर किया था, सेल के स्ट्रक्चर को हनीकॉम्ब के स्ट्रक्चर से कंपेयर किया था। जे जे थॉमसन की अगर हम बात करें तो जे जे थॉमसन ने जो हमारा एटम का जो स्ट्रक्चर है उसे वाटरमेलन क्रिसमस पुडिंग के साथ कंपेयर किया था। आई होप आप समझ गए होंगे। इसके अलावा एक यहाँ पे क्वेश्चन एक और क्वेश्चन की फॉर्म में दिया गया था एक बार, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का क्वेश्चन था कि यहाँ पर हम लोगों को बोला गया इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हम यहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कराना चाह रहे हैं, मतलब फ्लो जो हो रहा है करंट का वो आपका एक तरीके से हाई से लो की तरफ हो रहा है। और इस टॉपिक को समझाने के लिए टीचर ने वाटर करंट का एग्जांपल लिया, जैसे कि पानी जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव करता है। तो इसके अंदर टीचर कौन सा कॉन्सेप्ट यूज कर रही है, वहां पर भी हम एनालॉगी को यहाँ पे यूज कर रहे हैं, जिसमें हम किसी फेमिलियर एग्जाम्पल को किसी कॉम्प्लेक्स टॉपिक को समझाने के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे आगे बढ़े तो अगला जो आपको टॉपिक देखना है वो क्या है, अभी मैंने आईसीटी, इसके अलावा एनालॉगी। अब देखिए, ये टॉपिक ऐसे हैं जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आप लोगों को पता है कि इस चीज में ये पूछा जाएगा तो आप ऑप्शंस तक खुद ही यहाँ पे पहुंच जाएंगे। बाकी एक सेपरेट मैं यहाँ पे पेडागोजी की जो प्रीवियस ईयर सीरीज है वो भी लेके आऊंगी एग्जाम से पहले ही, ताकि ये सारे टॉपिक आपके क्वेश्चन फॉर्मेट में भी कवर हो जाए। अब देखिए, अगला यहाँ पे जो टॉपिक है वो है आपका इंक्वायरी ओरिएंटेड या फिर कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। अब अगर मैं इंक्वायरी ओरिएंटेड क्लासरूम करना चाहती हूँ, एक क्लासरूम ऐसे चाहती हूँ जो कि इंक्वायरी ओरिएंटेड हो, या फिर हम टॉपिक को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर आप किसी भी टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो आप लोगों का जो माइंडसेट होगा वो कैसा होना चाहिए, आप लोगों को क्लासरूम में डिस्कशन करना है, ये एक एप्रोप्रिएट अप्रोच होता है। आप लोगों को और क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे बच्चों का ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सकते हो, जिससे आपको एक आइडिया लग जाए कि आप लोगों के स्टूडेंट जो है किसी चीज को कितना सीख पा रहे हैं। आप कभी भी यहाँ पे बच्चों को कंपेयर नहीं करोगे, सीधा सीधा डेफिनेशन बोलना, ये चीजें आप नहीं करोगे। आप अगर इंक्वायरी ओरिएंटेड क्लासरूम चाहते हो तो चीजों को डिस्कस करिए बच्चों के साथ, यहाँ पे पार्टिसिपेशन बच्चों का बढ़ाइए किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, क्योंकि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चा जितना इन्वॉल्व होगा उतना उसे बच्चे को चीजें सीखने को मिलेंगी और उतना उसे चीजें समझ में आएंगी। अगला यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान देना है। अभी आपने एनईपी 2020 में पढ़ा होगा,
उनमें खास करके बोला गया है कि हमें कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। अगर किसी बच्चे के अंदर एरर आ रहे हैं, मतलब किसी बच्चे के किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेके एरर आ रहे हैं, तो आपका एज अ टीचर क्या काम है? आपका एज अ टीचर यहाँ पे उनके कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग यानी कि कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी देने का आपका काम है कि उसके कॉन्सेप्ट सही हो सके। अगला यहाँ पे कि भाई बच्चों को जितना एक्सप्लोर कराओगे आप चीज़ों से, उतना बच्चा वो चीज़ों को यहाँ पे सीख पाएगा। और आपको क्या चीज़ नहीं करनी, ये आपके नेगेटिव टैग वर्ड्स पे आ जाते हैं। आपको होमोजेनस ग्रुप नहीं बनाना। होमोजेनस ग्रुप मतलब जो भाई एवरेज बच्चा वो एवरेज बच्चे के साथ बैठेगा, बिलो एवरेज के साथ बैठेगा। आपको क्या करना है, किस तरीके के ग्रुप बनाने हैं? आपको हेट्रोजीनस ग्रुप बनाने हैं। हेट्रोजीनस ग्रुप कौन से होते हैं? ऐसे ग्रुप जिसमें अलग अलग कैपेबिलिटी के बच्चे जो है साथ में हो, प्लस आपको अगर इंक्वायरी ओरिएंटेड क्लास करनी है तो छोटे छोटे ग्रुप बनाने हैं ताकि बच्चा जो है एक साथ यहाँ पे अप्रोच को लेके चल सके। मतलब इंडिविजुअल डिफरेंस को भी हमें ध्यान में रखना, वही सीडीपी वाली बात हो जाती है। आपको बच्चों को कभी कंपेयर नहीं करना, चीजों को सीधा डिफाइन करना, आके सीधा का सीधा डेमोन्स्ट्रेट कर देना, एक्सप्लेन करना, ये सब नहीं करना। आपको पहले बच्चों को क्या करना है? रेडी करना है, डिस्कस करना है, उन्हें पार्टिसिपेट करवाना है, उन्हें ब्रेनस्टॉर्म कराना है, उनको एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना है। ये आपका मेन काम होगा। अगला अगर हम यहाँ पे टॉपिक देखें तो देखिए अगला यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक लिखा हुआ है जो कि है असेसमेंट। वैसे तो आप सीडीपी में पढ़ते हैं, पर हर सब्जेक्ट की पेडागोजी में एक क्वेश्चन आने के चांसेस यहाँ से भी होते हैं। तो देखिए असेसमेंट मतलब आकलन। आप बच्चे को असेस कैसे करोगे? बच्चे के कौन से एरिया को आप असेस करोगे? तो इसका आंसर भी होगा कि बच्चे को कितनी कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग हुई है, कितना बच्चा उस चीज को समझ पाया, आप उस चीज के यहाँ पे असेसमेंट करोगे। कभी भी बच्चा सिर्फ साइंटिफिक टर्म को डिफाइन कर रहा है, बच्चा सिर्फ यहाँ पे सही सही आंसर लिख रहा है, इस चीज को आप असेस नहीं करोगे। बच्चों के आप यहाँ पे एक तरीके से सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों के दोनों एरिया को आप यहाँ पे देखोगे। बच्चा एक तरीके से एक्टिविटी वाइज कितना इन्वॉल्व है टॉपिक में, बच्चे को यहाँ पे कंटेंट की कितनी अंडरस्टैंडिंग है, ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट आपको यहाँ पे बच्चे का देखना है। अब इसके आपके 3 एरिया होते हैं: असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग और यहाँ पे असेसमेंट एज लर्निंग। एज लर्निंग होता है आपका सेल्फ असेसमेंट, जो बच्चा स्वयं का आकलन करता है। असेसमेंट फॉर लर्निंग, आकलन आप किस लिए कर रहे हैं ताकि यहाँ पे लर्निंग हो, इसे आप यहाँ फॉर्मेटिव असेसमेंट भी बोलते हैं, जो कि कब होता है? ये आपका ड्यूरिंग सेशन होता है। कब होता है ये? ड्यूरिंग सेशन, सेशन के दौरान आपका ये असेसमेंट होता है। और इससे यहाँ पे आप लोग बच्चे की प्रॉब्लम को क्या कर सकते हो? इससे बच्चे की प्रॉब्लम को डायग्नोस भी कर सकते हो, यानी कि पता भी कर सकते हो कि बच्चे की एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ पे है। इनफैक्ट बच्चों का ही क्या, हमारे टीचिंग मेथड में, टीचिंग मेथोडोलॉजी में कहाँ पे प्रॉब्लम है, कहाँ पे हमें सुधारना है, वे भी हमें कहाँ से पता चलता है? वे भी हमें यहाँ पे असेसमेंट फॉर लर्निंग से पता चलता है। नेक्स्ट है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, जिसे आप ऐसे के नाम से जानते हो। इसे हम एंड टर्म असेसमेंट कहते हैं, जो कि यहाँ पे बच्चे को प्रमोट करने के लिए, बच्चे को ग्रेड करने के लिए यहाँ पे इस चीज को यूज किया जाता है। तो इस तरीके से 3 तरीके के असेसमेंट होते हैं और असेसमेंट का मेन पैरामीटर ही आपका ये है कि आप असेसमेंट किस चीज का करेंगे। आप असेसमेंट बच्चे की कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का करेंगे, बच्चे की इन्वॉल्वमेंट का करेंगे, मतलब बच्चा कितनी चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है, कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, हर चीज का आपको असेसमेंट करना है। अब जैसे कि हमने कहा कि लास्ट टॉपिक यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ अप्रोचेस का। अब आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि साइंस सब्जेक्ट के अंदर भी वही अप्रोचेस यूज किए जाते हैं जो इन जनरल आप सीडीपी में पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे है इंडक्टिव अप्रोच हो गया, डिडक्टिव अप्रोच हो गया, यहाँ पे ह्यूरिस्टिक अप्रोच हो गया। देखिए ह्यूरिस्टिक अप्रोच साइंस के अंदर सबसे ट्रेंडिंग अप्रोच है, यानी कि सबसे ज्यादा यूज करने वाला अप्रोच है, जिसके अंदर बच्चा जो है खुद यहाँ पे क्या करता है? चीजों की डिस्कवरी करता है, यानी कि वो वाला कॉन्सेप्ट कि आई फाउंड आउट, यानी कि मैंने इस चीज को खुद सर्च किया। एज अ रिसर्चर बच्चा यहाँ पे काम करता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे इंडक्टिव मेथड की बात करें तो इसमें टीचर कुछ एग्जांपल्स देती है, एग्जांपल से यहाँ पे रूल की तरफ बच्चा जाता है। यानी कि फॉर एग्जांपल मुझे फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज पढ़ाना है, तो मैं अपने आसपास के डे टू डे लाइफ के कुछ एग्जांपल दूंगी कि बच्चों जब हम एक पेपर को फाड़ते हैं तो वो किस तरीके का चेंज है, अगर उस पेपर को जला देंगे तो वो किस तरीके का चेंज होगा। तो यहाँ पर हम पहले एग्जाम्पल देते हैं, उसके बाद बच्चे को कॉन्सेप्ट की तरफ यहाँ पे मूव करते हैं। और जो डिडक्टिव मेथड होता है, जैसे इसका एक
उल्टा, जिसमें हम रूल के बाद यहाँ पे क्या करते हैं, एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। ज़्यादा आप लोगों का ये जो इंडक्टिव मेथड है साइंस में, इसको यूज़ किया जाता है और ह्यूरिस्टिक मेथड को यहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से मैंने एक शॉर्ट वीडियो तो क्या 1 घंटे के ऊपर बन गई है ये वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों के साथ जो साइंस पेडागोजी से इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आपकी बनती है वे सारी यहाँ पे डिस्कस की। अब देखिए होता क्या है कि पेडागोजी आप किसी भी सब्जेक्ट की करें, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कि यहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। उन क्वेश्चंस को और अच्छे से हम अप्रोच कर पाएंगे जब हम प्रीवियस ईयर की सीरीज देखेंगे। एक चीज, जैसे मैंने कहा था कि किसी टॉपिक को स्टार्ट करना है तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। आपको यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं कि आपको ये अप्रोप्रिएट तरीका है या इनअप्रोप्रिएट तरीका है। सिंपल सी बात है कि आपको क्लासरूम में जो पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं उनको ध्यान रख के ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ताकि आपके मोस्टली क्वेश्चन यहाँ पे सही हो और एक अच्छे अप्रोच के साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो साइंस पेडागोजी में मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ पे सही होंगे। मैं उम्मीद करूंगी कि ये सेशन आप लोगों को यहाँ पे पसंद आया होगा। आज के सेशन में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।